हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शंस के रिवीजन के बारे में। थोड़ा तेजी से करेंगे हम लोग क्योंकि समय और भी कम है, अब ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं दे सकते हैं वीडियोस देखने में। तुम लोगों की डिमांड है फिजिकल करने की, तो पहले फटाफट हम लोग फिजिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, PYQs की। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं। अगला लेक्चर लिक्विड्स पे होगा, फिर उसके अगला लेक्चर इक्विलिब्रियम पे होगा, और फिर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। और इस तरह से हम लोग 22-23 तारीख तक सब कुछ खत्म कर देंगे, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। फिर एक लंबा सा सेशन लगाएंगे PYQs का, वो कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। चलो भाई, बात करना शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं, भाई पढ़ रहे हो सब लोग अच्छे से, मैं मान लेता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में इनिशियल बेसिक से बिल्कुल शुरू करते हैं। सब लोगों ने कहा कि बेसिक से शुरू करो, तो बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं कि एक पेयर में कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। एक दर्जन में कितनी होती हैं, 12, एक सेंचुरी में 100, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होती हैं, जिसे हम 1 मोल कहते हैं या एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, ठीक। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर which indicates how many times the mass of one atom of an element is heavier in comparison to 1/12 part of the mass of one atom of carbon 12। ये डेफिनेशन हम सबको पता है, मैंने बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिख दी हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इस बारे में बात नहीं करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू द मास ऑफ वन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12। तो जो नीचे नंबर लिखा हुआ है 1/12 इंटू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, दिस इज कॉल्ड अवर AMU, atomic mass unit. It is not अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इट इज़ AMU फुल फॉर्म वैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी होती है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग यूनिफाइड मास कहेंगे या फिर AMU कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। ये किसके बराबर होता है, 1/12 इंटू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो इसे हम 1 AMU कहते हैं। मास ऑफ कार्बन 12 होता है 1.9924 इंटू 10⁻26 kg। तो 1 AMU की वैल्यू आ गई 1.66 इंटू 10⁻27 या 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। 1 AMU एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/Na के। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻27 kgs होता है, ठीक है। ये बात हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो पता होनी चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज 16/Na ग्राम से, यानी 16 AMU। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, 16। अब मोल्स निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं कि या तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करके निकाल लें कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते जाए निकाल लें, दूसरा तरीका होता है मास से, और तीसरा तरीका होता है वॉल्यूम से। जो नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालने का तरीका है वो कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला है। इसकी रिवीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता तो तुम कहते कि सर पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस बात को बता देता हूँ, है ना। इसके सवाल लगाने की भी कोई खास जरूरत नहीं है, तो यूनिटरी मेथड है, सब लोग लगा लेंगे। लेकिन फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और आयंस डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डिवाइडेड बाय Na आ गया ये, ठीक। डिवाइडेड बाय Na आ गया, ठीक। इन टर्म्स ऑफ मास कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। मोल को ही नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कहते हैं या ग्राम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब फ्रॉम ए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP कंडीशन द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज 22.4 लीटर्स, ठीक है। ये ओल्ड STP कंडीशन थी। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और द ओल्ड कंडीशन थी क्या, 1 ATM प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर शुड भी 273 होना चाहिए। तो उस टाइम पे वॉल्यूम जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, वॉल्यूम आ रहा था 22.4 लीटर्स। आजकल IIT में जो पूछा जा रहा है वो न्यू STP कंडीशंस के साथ पूछा जा रहा है। तो न्यू STP कंडीशंस क्या है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट न्यू STP कंडीशंस इज 22.7 लीटर। और ये नंबर बदला क्यों, इसके बारे में अगर बात करो तो जो प्रेशर पहले 1 ATM था वो क्या हो गया, 1 बार हो गया, और टेम्परेचर कितना है, 273 है। अब 1 ATM और 1 बार कैसे कनेक्टेड है इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी में ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर होगी 1 ATM या 76 mm ऑफ मरकरी या 760 mm ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 mm ऑफ मरकरी। जब कभी मैं 2024 या 2025 वालों को पढ़ाऊंगा तो मैं उस वीडियो में जरूर बताऊंगा कि मरकरी ही क्यों यूज़ किया गया। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना, वाई ओनली मरकरी इज यूज्ड इन द कॉलम हाइट, वाई नॉट सम अदर थिंग, ठीक। तो 1 ATM is 760 torr, 1 ATM is equals to 1.0301325 बार एंड 1 ATM is equals to 1.03125 बार। और इसके पास्कल की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है पास्कल इसकी। तो 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁻5 पास्कल। इस यूनिट कन्वर्जन पे भी IIT ने सवाल पूछा है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। और टेम्परेचर की यूनिट हमें कन्वर्जन पहले से पता है, डिग्री सेंटीग्रेड +273 और फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9
F माइनस 32/9 इज इक्वल्स टू C/5। ठीक, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻⁻³ cc, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर, या 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 cc इज 1 ml एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। अब ये नंबर आया कहाँ से होगा, नंबर आया होगा आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू RT होती है। भाई तेजी से ही रिवीजन करना है ना, यही चाहते थे ना तुम। जो बात काम की है उसे स्लो जाऊंगा, सवाल भी लगा के दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो बिल्कुल हल्की बातें हैं इन्हें तो बहुत तेजी से निकाल देना ही में ही हमारी भलाई है और तुम्हारी भी भलाई है इसी बात में। तो थोड़ा सा तेज करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है तो 0.75 कर लो भाई सर। ठीक, लोग 1.5x पे देखते हैं तो 0.75 कर लो, थोड़ा तेज है। तो PV क्वेश्चन RT में क्या होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स है। PVT और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी 3 यूनिट्स में हमें याद रखनी है। कौन कौन सी, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल और 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रेजेंट the reactant which gives the least amount of product on being completely consumed is known as limiting reagent। ठीक, तो जो पहले खत्म हो गया उसे हम लिमिटिंग रेजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रेजेंट निकालना आसान काम होता है। एक सवाल देख लेते हैं, ये सवाल, हाँ एक सवाल ही देख लेते हैं। कह रहा है इफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम्स ऑफ HCl, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दी है तो अब हम ये बात ध्यान रखेंगे, कभी भी रिएक्शन को हम लोग ग्राम्स में डील नहीं करेंगे, हमेशा हम क्या डील करेंगे, मोल्स में डील करेंगे। तो T इक्वल्स टू 0 पे इसके हमारे पास 20 ग्राम थे और इसके भी 20 ग्राम्स थे। इसका मोलर मास 100 हो गया तो इसका मोलर मास भी 100 हो गया। तो लिमिटिंग रेजेंट निकालने का तरीका क्या है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है अगर उसे हम वर्चुअली डिवाइड कर दें तो इसमें डिवाइड बाई 1 हो जाएगा और इसमें डिवाइड बाई 2 होगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये LR हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लिमिटिंग रेजेंट है। और इसके 36 सॉरी इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, 36.5 से। अगर हम इसे 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमारा लिमिटिंग रेजेंट क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो इसके कितने मोल्स आ गए, इसके 0.02, इसके 0.2 मोल्स आ गए और इसके मोल्स आ गए 0.548 मोल्स आ गए इसके। अब इसके 1 मोल से 2 मोल लग रहे थे तो यानी कि T इक्वल्स टू T पे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा और ये 548 माइनस 0.4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 0.148 बच जाएगा मोल्स। अब इसके 1 मोल से ही कितना बन रही है, 1 मोल बन रही है। LR तो यही है, LR समझ में आ गया कि जो छोटा नंबर है जिसमें कम मोल्स हैं वो LR होगा पर मोल रिएक्ट करने पर। तो इसमें 1 मोल बन रहा है CO2 का कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 0.2 से कितना बनेगा, 0.2 मोल बनेगा। 0.2 मोल का मतलब मास कितना आ गया, मास ऑफ CO2 कितना आ गया, मास ऑफ CO2 जो आया वो कितना आ गया, मास ऑफ CO2 आया 0.2 इंटू 44 यानी कि 8.8 ग्राम्स आ गया। तो सिंपल सा सवाल मैंने लगा के दिखा दिया। अगर इन जनरल कोई रिएक्शन लिखी हो तो 2A प्लस 3B गिव्स 2C प्लस 3D या 3C प्लस 4D कर लेते तो मैं नंबर अजीब से चाहिए होंगे। इसके T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं 10 मोल्स थे, इसके भी 10 मोल्स थे। तो हमें LR बताना है। LR बताने के लिए क्या करो, इसे 10/2 लिख लो, इसे 10/3 लिख लो। तो जो स्मॉलर है ये कौन सा स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो यही हमारा LR हो जाएगा और हम इसी से रिएक्शन को डील कर लेंगे। परसेंटेज प्योरिटी की जगह परसेंटेज ईल्ड लिख लो यार, इसे परसेंटेज ईल्ड लिख लो। प्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ईल्ड की जरूरत पड़ेगी। परसेंटेज ईल्ड का मतलब होता है कि एक्चुअल ईल्ड अपॉन थ्योरेटिकल ईल्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मैंने तुम्हें x पढ़ाया और तुम्हें x 0.75 x समझ में आ गया तो परसेंटेज ईल्ड कितनी है 75, या तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे बोर्ड में नंबर तुम्हारे आने चाहिए 100% आए 90, तो फिर तुमने क्या कर दिया कि एक्चुअल ईल्ड कितनी है 90 आई, थ्योरेटिकली कितने आ सकते थे 100 आ सकते थे, तो वो परसेंटेज ईल्ड है। ठीक, ड्यूलॉन्ग्स पेटेंट लॉ कितने लोगों ने सुना, कमेंट करके बताना कि एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो 6.4 के बराबर होती है और ये हमें मदद करती है किसी भी एलिमेंट मेटल का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में। ये हमें मदद करती है किसी भी एलिमेंट का मेटेलिक एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करने में ये मदद करती है। हमें इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। चलो, कम दिन बचे हैं पेपर में, ढंग से पढ़ो भाई, थोड़ा सा ताकत लगा के पढ़ो। मैं रात में 12-12 बजे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग देख रहे हो, मैं भी तुम्हारे लिए रात दिन काम कर रहा हूँ, है ना। तुम भी अपने साथ काम करो, अपने लिए लगो थोड़ा सा, तो तुम्हें भी मज़ा आएगा और बढ़िया लगेगा पढ़ने में, है ना। तो ध्यान रखो इस बात का कि पढ़ना है ना, तुम लोग पढ़ते कम हो भाई।
और मैं उसका शेड्यूल वाला एक वीडियो तो वह शेड्यूल भी ठीक कराऊंगा। 20 तारीख से लेके 4 जून तक का फॉलो करेंगे बिल्कुल, उस पर मैं एक वीडियो जरूर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशन कौन सा होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग कौन सा बनाते हैं? वाटर और इथेनॉल का। मैं नहीं, बाकी लोग, मैं नहीं बिल्कुल बनाता हूँ इथेनॉल के साथ सॉल्यूशन। तो अगर 10 ml वाटर 90 ml इथेनॉल है तो क्या हो गया ये इसमें सॉल्यूट क्या हो गया? वाटर। अगर 90 ml वाटर और 10 ml इथेनॉल है तो क्या बन गया? वाटर बन गया सॉल्वेंट। और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा? वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इज हैविंग हायर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और अब तुम लोग 12th पास में हो, जेई एडवांस देने वाले हो, तो तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब पता होगा। मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट आर डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डिसॉल्व होना जरूरी है। अगर हम पत्थर डाल दें पानी में तो बिल्कुल उसकी मोलैरिटी नहीं निकाल सकते, उसका डिसोल्यूशन जरूरी है। तो जब तक डिसॉल्व नहीं होगा तब तक हम मोलैरिटी नहीं बता सकते। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ इन ml इन 2000 कर दें। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम्स ऑफ NaOH इन वाटर। तो ये तो बिल्कुल सवाल सही है, सरल सा है। मोलर मास कितना आ जाएगा NaOH का? मोलर मास आ गया NaOH का 40। तो मोल्स क्या हो गए? मोल्स ऑफ NaOH आ गए कितने? 20/40 यानी 0.5 मोल्स आ गए, ठीक। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? नंबर ऑफ मोल्स हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 5, तो इसका 0.1 मोलर। सोल्यूशन आंसर आ गया। सिंपल सा सवाल था, मैंने ला के दिखा दिया। वैसे ज़रूरत नहीं थी, तुम सभी लोग ये सवाल तो लगा ही लोगे, एडवांस देने जा रहे हो, मैं मानता हूँ, है ना। अब कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कह रहा है, तो इनके तो क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 है, सल्फर का 32 है। तो ये अपने आप निकाल के रखना, इनके आंसर्स। कमेंट भी नहीं करना यार, ये तो मतलब बहुत ही सरल है, बच्चा लेवल है ना ये तो सवालों का। इसे रहने देना, इसे अपने आप करना, इसे जगह छोड़ दी कि तुम कर पाओ। अब अगर हम क्या करें कि मिक्सचर ऑफ एसिड्स लेना है, तो M1V1 और M2V2 अगर हम ले लें तो एसिड्स की जिसकी बेसिसिटी N1 और N2 है, यानी कि एन फैक्टर उनका क्या आ रहा है? N1 और N2 आ रहा है। तुम्हारे साथ ये बात की जा सकती है क्योंकि तुम 11th में नहीं हो, तो हम डायरेक्टली फाइनल मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं M1 N1V1 प्लस M2 N2V2 प्लस M3 N3V3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर एसिड और बेस होगा तो मॉड लगा के हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपल बात है, मॉड लगा के माइनस कर देंगे क्योंकि मोलैरिटी कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकती। सोल्यूशन एसिडिक या बेसिक हो सकता है। तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसका तुम आंसर हमें पोस्ट कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दूंगा सॉल्व करके कि कितना आंसर आ रहा है। पहले तुम आंसर दो, फिर मैं आंसर दूंगा। करना क्या है कि इसमें हमने क्या किया, जो एरो लगाए इनवर्ड उतना सोल्यूशन में डाला है, अंदर क्या है वो लिखा हुआ है और आगे सोल्यूशन। जैसे अगर हमने 36.5 ग्राम्स ऑफ HCl डाले हैं इन 1 लीटर सोल्यूशन, तो इसकी मोलैरिटी आ गई 1 मोलर। अब इससे हमने 200 ml निकाल के 0.4 मोलर H2SO4 के साथ डाले, तो आगे ऐसे ऐसे करके तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, इसका सोल्यूशन करके भेजना, तब बात हो पाएगी। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और ये लिक्विड सोल्यूशन में भी काम आने वाली चीज है, ठीक। लिक्विड सोल्यूशन में भी काम आएगी, तो इसे जरा ढंग से कर लोगे तो अच्छा रहेगा। IIT में बहुत कठिन सवाल मोल कॉन्सेप्ट से तो नहीं आता आजकल, बस परसेंटेज यील्ड बहुत निकलवा रहे हैं, तो इसलिए उसे ध्यान से कर लेना। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल फॉर्मूला लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल्स, अगर हमने बाइनरी सोल्यूशन ले लिया जिसमें मोल्स Na और Nb हैं, बाइनरी सोल्यूशन ले लिया जिसमें मोल्स Na और Nb हैं, तो Na काई ए बराबर क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb, और काई भी हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो इसे हम लिख सकते हैं कि क्या? मोल फ्रैक्शन इज अपना मोल अपॉन सबका मोल, अपना मोल अपॉन सबका मोल, और फ्रैक्शंस का सम 1 होगा। ये हमें लिक्विड सोल्यूशन में बहुत यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन आ गया, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया कंटेनिंग 3 ग्राम्स ऑफ यूरिया सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम्स ऑफ यूरिया इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1 ग्राम पर cc, ठीक। मोलर मास ऑफ यूरिया कितना आ गया? देखो फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है। मोलर मास ऑफ यूरिया आ गया, यूरिया का फॉर्मूला था NH2CO1H2। तो ये हो गया 16 दूनी 32 और 28 60। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ गए? मोल्स ऑफ यूरिया आ गए 3/60, यानी कि
कितने आ गए 0.05 मोल्स आ गए। ठीक, डेंसिटी सेम है तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया 250 ml। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मैं मोलैरिटी निकाल देता हूँ, बाकी अपने आप निकालना। मोलैरिटी आ गई 0.05 अपॉन 250 इंटू 1000 यानी कि 4, 0.05 इंटू 4 यानी कि 0.2 मोलर आ गया। ठीक, ऐसे ही मोलैलिटी निकाल लेना। मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम होएगी जब डेंसिटी सेम है। मोलैलिटी और मोलैरिटी सेम होगी जब डेंसिटी सेम है, तो ये 0.2 मोलर ही आ जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक, और हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन तो अपने आप निकाला जा सकता है, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, बाकी अपने आप कर लोगे। ठीक, अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी। यहाँ से कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी डिफिकल्टी आना शुरू होती है। लोगों को नॉर्मेलिटी में ही दिक्कत होती है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में तो किसी को दिक्कत नहीं होती। और फॉर्मेलिटी हम लोग करते नहीं, फॉर्मेलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ पढ़ी उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। फॉर्मेलिटी नहीं, इनफॉर्मल होकर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर तो हमें पता होता है, ये क्वांटिटी तो हमें नोन है। हमें नोन क्या नहीं है, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पता, हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास इन ग्राम्स तो हमें पता है, क्या नहीं पता, हमें इक्विवेलेंट मास नहीं पता। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक, तो अगर हमें एन फैक्टर पता लग जाए तो हम इक्विवेलेंट मास भी निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट से नॉर्मेलिटी निकाल पाएंगे। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट या मास एक ही चीज है। इट इज द वेट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड और आयन which reacts or displaces 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen, 108 grams of silver and 35.5 grams of chlorine। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब कैलकुलेशन हमने एन फैक्टर का 2 बार कर रखा है, एक बार रिडॉक्स वाले तरीके से कर रखा है और एक बार सिंपल एसिड बेस वाला। तो पहले सिंपल एसिड बेस वाला देखना है, फिर वीडियो के अंत में जब चलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ तो हम लोग धीरे धीरे से करके एन फैक्टर के रिडॉक्स वाले भी केस देख लेंगे। तो एन फैक्टर इन केस ऑफ एलिमेंट क्या हुआ, इट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, इट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। तो सोडियम के लिए 1 होगी, एल्यूमिनियम के लिए 3, पोटेशियम के लिए 1, Mg के लिए 2 और Ca के लिए 2। एन फैक्टर इन केस ऑफ कैटायंस एंड एनाइन, इट इज इक्वल टू द नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनाइन विदाउट साइन। तो जैसे कि कार्बोनेट कितनी हो गई 2, SO4 कितनी हो गई 2, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की 1, Mg2 प्लस की +2, फॉस्फेट की 3, मेटाफॉस्फेट की 1 और अमोनियम की 1। ठीक, अब एन फैक्टर इन केस ऑफ कंपाउंड्स, इन केस ऑफ कंपाउंड्स एन फैक्टर इज आइदर नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है कि NaCl में नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, कैल्शियम कार्बोनेट में नेट पॉजिटिव चार्ज कितना है 2, एल्यूमिनियम में नेट नेगेटिव चार्ज कितना है 3। तो या तो नेट पॉजिटिव ले लें या नेट नेगेटिव ले लें, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं तो नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज सेम वैल्यू ही देंगे, कुछ अंतर नहीं आएगा। अब MgSO4 के लिए 2 आ जाएगा, Al2SO4 ऑल्थराइज के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट के लिए निकालें तो कितना आएगा बताना भाई, जरा कमेंट करके देखते हैं लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए एन फैक्टर बताना है कितना आएगा। ठीक, एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स इक्वल, इट इज इक्वल टू द बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होती है, द कैपेसिटी ऑफ एन एसिड टू प्रोड्यूस द नंबर ऑफ H+ आयन और कैपेसिटी टू रिएक्ट विद नंबर ऑफ OH- आयन्स। ठीक, तो HCl के लिए 1 है, H2SO4 के लिए 2 है, H3PO4 के लिए 3, H3PO3 के लिए 2 और H3PO2 के लिए 1। ये तो इंपॉर्टेंट है, इसे तो हम लोग ध्यान ही रखेंगे, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। एन फैक्टर इन केस ऑफ बेसिस, इट इज इक्वल टू द एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिडिटी क्या है, नंबर ऑफ OH- प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ बेस। तो ये सिंपल है, NaOH के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए और KOH के लिए हम लोग निकाल ली, तो 1 2 3 और 1 आ गई रिस्पेक्टिवली। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मिली मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। वैसे ही मिली इक्विवेलेंट्स क्या होगा, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक, तो ये हम NV कहेंगे। जब भी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट्स सेम होंगे इन जनरल, हमेशा नहीं लेकिन इन जनरल होंगे सेम। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी को हमने लिखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से, तो रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही लोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी हो गई वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम।
वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास इनटू एन, तो एन ऊपर चला गया और वेट अपॉन मोलर मास हो गया मोलैरिटी, ये हो गया मोल्स अपॉन लीटर, तो ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो गया, तो ये हो गया मोलैरिटी इनटू एन, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आ गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं इंग्लिश में कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आ गया। मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर आ गया। इफ वी नो द मोलैरिटी then नॉर्मेलिटी कैन बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग एन फैक्टर। अब जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं सपोज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 is 2 molar then the normality will be 4n, तो जैसे हम मोलैरिटी निकाल लेते वैसे हम नॉर्मेलिटी भी निकाल लेंगे N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2, और एसिड बेस करेंगे तो N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 कर देंगे। ठीक, अब बात आती है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 इन ओलियम। ये कितने लोगों ने ईमानदारी से समझ में आया था आज से पहले, ये कमेंट करके बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि SO3 वाला कॉन्सेप्ट तुमने फॉर्मूला याद किया था या जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आई, और ओलियम बनाया ही क्यों गया। देखो इसके बारे में कमेंट करना वीडियो पॉज करके, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ कि ओलियम क्यों बनाया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ओलियम है H2H2O7, तो इसे देखो ध्यान से, तो ये H2SO4 प्लस SO3 है, H2SO4 प्लस SO3 है। जब H2SO4 प्लस SO3 है तो जब हमने लैब में ओलियम H2SO4 मंगाना था तो हमने क्या किया, कहीं से इंपोर्ट कराया होगा, तो कहीं फैक्ट्री में बना होगा। H2SO4 हाईली कोरोसिव, बहुत रिएक्टिव है, तो उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए हमने SO3 मिला दी। अब SO3 मिलाने से क्या हुआ, उसकी रिएक्टिविटी कम हो गई और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आई। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई तुम्हारे पास हम ओलियम भेजे दे रहे हैं और उसमें तुम जितना चाहो उतना पानी अपने हिसाब से मिला लेना, और पानी मिला के H2SO4 डिजायर्ड कंसंट्रेशन का बना लेना। तो हमने हर मोल पे 18 ग्राम पानी बचा लिया, यानी हर 196 ग्राम ऑफ H2SO4 बनाने पे हमने 196 बनाने के लिए हमने 170-80 भेजा। तो तुम कहोगे सर 18 ग्राम बचा के क्या ही कर लिया, इसे लाख टन में कर लो तब पता लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आती है। भाई कोरियर तो करते तो वेट के हिसाब से कोरियर होता है ना, और साइज़ के दो चीज़ें लेते हैं ना, वेट और वॉल्यूम दोनों मेजर करते हैं ना कोरियर के लिए, तो वैसे ही देख रहे हैं। अब इसमें मतलब क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 अगर लिखा आ जाए 109% ऑफ ओलियम, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स 100 ग्राम ऑफ ओलियम डिजॉल्व इन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर देन 109 ग्राम ऑफ H2SO4 इज ऑब्टेन्ड। तो हमसे कहा जाए कि 109% में कितना फ्री SO3 थी, इसके बारे में बता दूँ मैं कि कितनी फ्री SO3 थी, किसमें 109% ऑफ ओलियम में। तो हम क्या कहेंगे, इसे लिख लेते हैं कि H2SO4 प्लस SO3 ये ओलियम है हमारा, प्लस वाटर। देखना भाई बिल्कुल भी कैलकुलेशन आसानी से करूँगा, कोई फॉर्मूला नहीं। ये था 100 ग्राम, ये बना 109 ग्राम, यही तो लिखा ऊपर इंग्लिश में कि 100 ग्राम को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर में मिलाने पे 109 ग्राम ऑफ H2SO4 बनता है। अब अगर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से तो मास ऑफ वाटर विल बी कितना होगा, विल बी 9 ग्राम्स। तो मोल्स ऑफ वाटर आ गए, मोल्स ऑफ वाटर आ गए 9/18 यानी कि 0.5 मोल्स आ गए, 0.5 मोल्स आ गए। ठीक, तो जब वाटर मिलाया तो H2SO4 और SO3 में वाटर से कौन रिएक्ट किया होगा, वाटर से रिएक्ट किया होगा SO3 ने, और इन दोनों ने मिलकर बनाया होगा H2SO4। तो अगर इसके 0.5 मोल्स लगें तो इसके भी कितने लगेंगे, 0.5 मोल्स ही इसके लगेंगे। ठीक, तो मास ऑफ SO3 कितना आ गया, मास ऑफ SO3 आ गया 0.5 इंटू 80 यानी कि 40 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना आ गया, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 यानी कि 40% आ गया। तुम्हें घर से क्या करना है, तुम्हें मैक्सिमम परसेंटेज ओलियम का निकाल के लाना है। क्या निकाल के लाना है, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 मैक्सिमम निकालनी है। मैं कितनी होगी कमेंट करके बताओ।
टाइट्रेशंस के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। टाइट्रेशंस के बारे में मैं सवाल लगवा दूंगा अलग से। थ्योरी में टाइट्रेशन का कोई औचित्य नहीं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। टाइट्रेशन का सवाल आ भी नहीं रहा है, जो उसमें जेई में आया हुआ होगा तभी हम पीवाईक्यू जब करेंगे तभी हम उठा लेंगे सवाल, ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर रेडॉक्स बना है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हम लोग पता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी थोड़ी सी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी, तो मैं थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम वेसल इट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक की रॉड डिप कर दें तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देगा। ऊपर वाला ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो दूसरे को रिड्यूस कर देता है, ठीक। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, हम डेनियल सेल बना लेंगे। डेनियल सेल क्या होगा कि हम जिंक क्या करेगा, जिंक ऑक्सीडाइज करेगा और कॉपर रिड्यूस करेगा। ये सेल तो हम लोगों सबने देखा है। और हम इसमें क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो लेफ्ट टू राइट होता है। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसलिए एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। मेरा नाम याद रखोगे तो कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन ही होगा हमेशा, ठीक। और सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, सॉल्ट ब्रिज का काम था कि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखे। अब इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, कई बार ऐसा समझ आ जाता है कि इसमें पूछ लें कि इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर कौन सी है, बड़ी दिक्कत होती है। इंटरमोलिकुलर मतलब एक स्पेशीज ऑक्सीडाइज हो और दूसरी क्या हो, रिड्यूस हो। इंट्रामोलिकुलर मतलब कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल एक ऑक्सीडाइज हो जाए और एक रिड्यूस हो जाए। जैसे कि अगर इसमें देखें तो नाइट्रोजन के -4 में है, -4 में, ये +6 में, तो ये 0 और +3 में आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑरेंज और ग्रीन हो गया। तो N ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्रोमियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। डिसप्रोपोर्शनेशन होता है कि जब सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो तो हमसे क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। और कॉम प्रोपोर्शनेशन में when an element from two different oxidation states get converted into a single oxidation state then it is called com proportionation। कॉम है तो जैसे अमोनियम नाइट्राइट को हीट किया तो अमोनियम में -3 और एक चीज़ यार यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे -3 में था ये, है ना, सॉरी। तो यहाँ पे -3 और +3 में आ गया तो फिर ये एक 0 में चला गया, तो इसे कॉम प्रोपोर्शनेशन करें। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम फ्री स्टेट इनटू दैट कंपाउंड। रूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सारे फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर कंबाइन फॉर्म में F की -1, ऑक्सीजन की -2, परऑक्साइड में -1, O2F2 में +2 और OF2 में +2 और O2F2 में +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 होती है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू नॉन मेटल और -1 होती है व्हेन इट इज कनेक्टेड टू मेटल्स। ऑक्सीडेशन नंबर एल्कली मेटल्स की +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल की +2, हाइड्रोजन्स की -1, हैलाइड्स में -1 और सल्फर की -2 होती है। और एल्जेब्रिक सम सारी ऑक्सीडेशन नंबर का हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एल्जेब्रिक सम सारे ऑक्सीडेशन नंबर का अगर हम कैटायन और आयन के बराबर निकालें तो उनके नेट चार्ज के बराबर होगा विद साइन, ठीक। अब एन फैक्टर निकालते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना मैं मान ले रहा हूँ सबको आती ही है, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, थोड़ा सा आराम से देखेंगे। एन फैक्टर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ व्हेन नो एटम अंडरगोस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई एटम ऑक्सीडेशन नंबर चेंज में नहीं जा रहा है तो उसका एन फैक्टर हम 1 ही ले लेंगे कि किसी में चेंज नहीं आया। व्हेन ओनली वन एटम अंडरगोस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड गोज इनटू वन प्रोडक्ट, यानी कि +7 से कहाँ जा रहा है, +2, +7 से +6 और +7 से +4 जा रहा है। और एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ये लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखी है, दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ कि इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसमें ऑक्सीजन एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया, मॉड लगा लेंगे, 2 - 7 5, 6 - 7 1 और 4 - 3 7 is 3। When only one atom undergoes change in oxidation state and goes into two product with same oxidation state। तो किसी एक को देख लो, क्रोमियम +6 से +3 गया तो किसी एक को देख लो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 इसलिए आएगा क्योंकि कितने क्रोमियम थे, 2 क्रोमियम थे जो +6 में थे, इसलिए जो क्रोमियम का जो लास्ट वाला कोफिशिएंट है जो सफिक्स में लिखा हुआ उसे ऐड करेंगे लेकिन बाहर वाले को ऐड नहीं करेंगे। When only one atom undergoes change in oxidation state but goes into two products with different oxidation state as a result of either oxidation or reduction, यानी कि Mn+7 से कहाँ चला गया, Mn+7 से +2 और +4 में गया तो रिडक्शन हुआ इसका। तो हम इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, कितने Mn+2 में गए और कितने +1 में गए, कितने, तो 2 Mn ऐसे थे
जो +7 से +2 गए, और एक एमएन ऐसा था जो +7 से +4 गया, तो हमने इसका एवरेज ले लिया और डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो 13/3 आ गया। व्हेन टू एटम चेंज इन atoms in the salt undergoes change in oxidation state, one is getting oxidized and other is getting reduced। एक को ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो किसी एक को देख लो, काम चल जाएगा बढ़िया से। इसे स्लो करके धीरे से पढ़ लेना है ना, तभी समझ में आएगी मेरी बात, क्योंकि मैं तो रिवीजन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये जानता हूँ कि तुम्हें आता होगा, बस तुम रिवाइज करना चाहते हो और कुछ जो फाइन ट्यूनिंग है वो कर लोगे मेरे साथ, ठीक। When two types of atoms in a salt undergoes change in oxidation state as a result of either oxidation or reduction। अब जैसे कॉपर +1 से कहाँ गया +2, और सल्फर -1 से -2 से +4, तो एक दोनों का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो नेट चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा कि 2 कॉपर थे, +2 से 1 से 2 गए, और ये -2 से 4 गया, तो नेट चेंज 8 आ गया। जैसे अगर हम इसका निकालें H2S3 का, तो ये +3 में था, ये -2 में था, यहाँ पे +5 में आया और यहाँ पे +6 में आया, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 2AS है +5 से 3 +3AS है +6 से -2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 3 × 8 यानी कि 4 + 24 यानी कि 28। इसका होमवर्क है, ये तुम घर से करके बताओगे। कई लोगों ने आंसर निकाल रखा होगा, पहले से पता होगा, फिर भी एक बार कैलकुलेट करके मेरे को बता दोगे तो मेरे को तसल्ली रहेगी कि तुम्हें एन फैक्टर निकालना आ गया। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन के केस में कैसे निकालते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन केस में निकालते हैं 1/n फैक्टर इज इक्वल टू 1/n ऑक्सीडेशन प्लस 1/n रिडक्शन। तो जैसे यहाँ पे देखें, अगर हम इस केस में देखें तो 1/n फैक्टर विल बी 1/n ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, 0 से +5 गया, कितने ब्रोमीन गए 2, तो 1/10 + 0 से -1 2, तो इसका जो एन फैक्टर आ जाएगा 1/n फैक्टर किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 10 डिवाइड बाई 20, तो एन फैक्टर आ जाएगा 20/12 यानी कि 5/3। एन फैक्टर क्या 1 से छोटा हो सकता है, इसका कमेंट करके अभी बताओ। एन फैक्टर क्या 1 से छोटा हो सकता है? अगर हो सकता है तो बताओ, नहीं हो सकता है तो बताओ। तो अगर एन फैक्टर मैं बताता हूँ, तुमने मान लेता हूँ कि मैंने देख लिया होगा। अगर हमें इसमें पूछा जाए एन फैक्टर इन केस ऑफ रिएक्शन in which an element undergoes change in oxidation state in some molecule but retain its oxidation state in some other, तो KMnO4 जैसे था। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर दें तो पहले तो बैलेंस करेंगे 2 KMnO4 5 Cl2 2 MnCl2 और 8 H2O, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इसमें जितने क्लोरीन थे, कितने क्लोरीन थे, अगर हम इसका एन फैक्टर निकाल लें तो ये +7 से कहाँ गया, +2 में गया, तो इसके लिए एन फैक्टर तो कितना आ जाएगा 5। और इसमें अगर क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन -1 से 0 जाने वाले कितने क्लोरीन है, 10। 16 में से 10 क्लोरीन ऐसे हैं जो जिनका एन फैक्टर चेंज हुआ है, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर फॉर क्लोरीन विल बी 10/16। टोटल कितने हुए, तो 5/8 आ गया। तो एन फैक्टर कैन बी लेस देन 1। तो कभी अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि इक्विवेलेंट मास इज ग्रेटर देन मोलर मास, बिल्कुल हो सकता है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। साथ साथ यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इसमें कई लोगों को दिक्कत होती है। तो देखो H2O2 डिकम्पोज हुआ H2O और O2 में, ठीक, बैलेंस कर दी रिएक्शन। तो V वॉल्यूम H2O2 का मतलब होता है, V वॉल्यूम H2O2 मीन्स when 1 ml of H2O2 decomposes, it produces V ml of O2। अगर लीटर में लिखें तो लीटर में लिख सकते हैं। तो अगर रिएक्शन है H2O2 gives twice H2O plus O2, ठीक, तो हम इसे मान लें कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकली। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर्स।
ठीक। 22.4 लीटर निकल रही है कितने, 68 ग्राम से, 68 ग्राम निकल रही है 20, तो लिख लें 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 68 ग्राम्स ऑफ H2O2। तो V लीटर ऑफ ऑक्सीजन will be obtained from 68 divided by 22.4 into V grams of H2O2। H2O2 का एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। H2O2 का एन फैक्टर जब सेल्फ वो केवल डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो 1 होगा, लेकिन जब हम H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ चेक करते हैं तो या तो वो एसिडिक मतलब या तो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है रिडक्टेंट। तो जब भी H2SO4 ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो एन फैक्टर 2 होगा, लेकिन अगर डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो 1 होगा, ध्यान रखना। तो ये कितना आ गया, 68 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू V डिवाइडेड बाय 34/2। ठीक, तो ये बेसिकली आ गई नॉर्मेलिटी। ठीक, तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी हो गई, इसे अगर हम कैंसिल कर दें तो ये 2 हो गया, और ये यहाँ से सॉरी ये ऊपर जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वी डिवाइडेड बाई 22.4, इसे माइनस कर दें 5.6, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5.6 टाइम्स नॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मूला एक हमें पता होना चाहिए, और एक फॉर्मूला, और ये ध्यान रखना कि ओल्ड एसटीपी कंडीशंस पे है। और मोलैरिटी के लिए क्या लिख देंगे, 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो हम ये लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू 11.2 इंटू मोलैरिटी और 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, तो इससे हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे। अच्छा, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन वाले को मैंने नहीं लिखा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, वो स्किप नहीं किया, मतलब अननोइंगली छूट गया तेजी में। तो पार्ट्स पर मिलियन भी तो आता है पहले से कि कितने पार्ट हैं 1 मिलियन पार्ट में, तो उसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और टाइट्रेशंस के अगर सवाल मेंस में या एडवांस में आए हुए होंगे तो मैं उन सवालों के करते समय तुम्हें आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन और आइडीमेट्रिक टाइट्रेशंस और बैक टाइट्रेशन और डबल टाइट्रेशन, इन सब के बारे में सवाल अगर आया होगा तो करेंगे, अननेसरी जो नहीं सवाल आ रहा उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और टाइट्रेशन अगर तुम्हें पहले से नहीं आता तो इस मोमेंट पे टाइट्रेशन करने से सीख भी नहीं पाओगे। अगर तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल बात है। इस मोमेंट पर कोई बहुत नई चीज़ नहीं सीख पाओगे। ठीक, चलो भाई मिलते हैं फिर हम लोग। ये तो हम लोगों ने कर लिया तेज़ी से, अब इसके हम PYQs लगाएंगे तब मज़ा आएगा करने में। PYQs में हम सोच रहे हैं कि मतलब इसके रेडॉक्स के और मोल कॉन्सेप्ट के और लिक्विड्स के PYQs एक साथ करेंगे तब अच्छा लगेगा। तो हम लोग काफ़ी बड़ा एक PYQ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो और खुश रहो। टेंशन मत लो, हो जाएगा सारा कुछ। जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा मैं खुद ही ज़्यादा पढ़ाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मोल कॉन्सेप्ट का वेटेज बहुत नहीं है। बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन को गिनती गिन के बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत है अगर किसी को बैलेंसिंग में दिक्कत हो तो मैं लिक्विड्स में बैलेंसिंग बता दूंगा, कमेंट करके बता देना, मैं लिक्विड्स में बैलेंसिंग, लिक्विड्स में या PYQs करते समय इसकी बैलेंसिंग बता दी जाएगी। ठीक है, चलो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 35-36 मिनट में से कंप्लीट कर लिया है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे नहीं। एन फैक्टर वाला जरूर देख लेना ध्यान से, और हम लोग मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।